हेलो फ्रेंड्स एंड वंस अगेन वेलकम टू मैकेनिकल मेजर। और आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर पॉलिटी, दैट इज बजट। बजट जो है वो आपको आर्टिकल नंबर 112 में मिलेगा। और ये इस बार का क्वेश्चन आया हुआ है। इस बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बजट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से वहाँ मिलता है, बजट के नाम से आपको नहीं मिलेगा। वहाँ क्या मिलेगा आपको नाम? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वार्षिक वार्षिक जो है वित्तीय विवरण इसे कहा जाता है, या बजट इसे हम बोलते हैं। बजट शब्द जो है वो बाहर से लिया गया है। 112 अनुच्छेद में आपको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से मिलेगा। फिर इससे एक रिलेटेड और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 1921 में क्या हुआ था? रेल बजट और आम बजट, मतलब जनरल बजट, इसको क्या कर दिए थे हम? अलग कर दिए थे। दोनों के बीच सेपरेशन हो गया था। बट अब आपको पता है कि 2016 अगेन ये दोनों क्या हो गए? रेल बजट और जनरल बजट क्या हो गए? मर्ज हो गए। मतलब अब एक ही बजट टोटल हो गया और जनरल बजट में ही उसे इंक्लूड कर लिया गया। पहले अलग अलग प्रस्तुत किया जाता था 1921 में, और जो समिति थी वो थी एकवर्थ कमेटी। एकवर्थ समिति की सिफारिश पर ऐसा हुआ था। ये सब भी याद रखना है। देन राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट जो है, वो क्या करते हैं? प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सदन में जो टोटल रिसिप्ट्स होता है, जो टोटल प्राप्तियां होती है, और जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है, कुल व्यय, टोटल एक्सपेंसेस, इन दोनों का जो क्या कराते हैं? विवरण प्रस्तुत कराते हैं। इसकी एक रिपोर्ट बनती है और इसी रिपोर्ट को या इसी स्टेटमेंट को ही एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बजट कहा जाता है। वेरी सिंपल। अब बजट जो है वो राष्ट्रपति की सिफारिश पर क्या होते हैं? अनुदान की मांग की जाती है। डिमांड फॉर ग्रांट्स। सारे डिपार्टमेंट्स को काम करने के लिए और सारे मंत्रालयों को चलने के लिए पैसा चाहिए, और पैसे की जो डिमांड है वो ग्रांट के रूप में कौन करा सकते हैं? वो करा सकते हैं थ्रू प्रेसिडेंट की सिफारिश पर या प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति पर ही डिमांड फॉर ग्रांट्स किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आता है। अब आपको ये लग रहा होगा कि भाई ये जो ग्रांट्स है वो कौन से फंड से आएंगे? तो ये जो है ये आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि। आपको आर्टिकल याद होगा। मैं चाहूंगा कि आप आर्टिकल को क्या करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का आर्टिकल कौन सा है। फिर यहाँ से क्या होता है? दो टाइप का एक्सपेंसेस होता है। एक्सपेंस जो होगा, खर्च जो होगा, वो दो टाइप का होगा। फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट एक्सपेंस जो होता है वो होता है कि भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, मतलब द चार्ज्ड एक्सपेंडिचर ऑन द कंसोलिडेटेड फंड। और दूसरा होता है एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। चार्ज एक्सपेंडिचर फ्रॉम CFI, एंड CFI मतलब एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को लिख रहा हूँ। चार्ज एक्सपेंडिचर फ्रॉम CFI एंड मेड एक्सपेंडिचर या मेड एक्सपेंसेस फ्रॉम द CFI। हिंदी में इसे बोलते हैं भारत की संचित निधि पर भारित व्यय और भारत की संचित निधि से किया जाने वाला व्यय। तो देखिए जो प्रक्रिया है जो इसे पारित करने की, वो कैसी है बजट की, वो अब हम देखेंगे। और ये जो चार्ज एक्सपेंडिचर है, इन पर बहस नहीं होती, इन पर वोटिंग सीधे होती है, बहस नहीं होती, और ये सीधे वोट के लिए लगते हैं और लगभग इसे क्या कर दिया जाता है? पास करा दिया जाता है। जो भी वेतन भत्ते वगैरह होते हैं, सांसदों की सैलरीज वगैरह, वो सब चार्ज एक्सपेंडिचर पे आता है। और एक्सपेंसेस मेड फ्रॉम, ये जो सेकंड वाला जो एक्सपेंस है, ये क्या होता है? ये होता है हमारा जो एक्सपेंडिचर हम
करना चाहते हैं। तो ये जो करना चाहते हैं इसी के लिए क्या करना पड़ता है, हमें डिस्कशन करना पड़ता है और बजट के जो पासिंग की प्रक्रिया है वो करानी पड़ती है। तो देखेंगे अब कि बजट कैसे पास होता है। बजट के जो हमारी पास होने की जो प्रक्रिया है वो हम देखेंगे। तो प्रोसेस फॉर द एग्जीक्यूशन और पासिंग ऑफ द बजट, ये हम देखने वाले हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है प्रेजेंटेशन, प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। बजट को प्रस्तुत करते हैं। अभी हमने क्वेश्चन में क्वेश्चन जो उस दिन दिया हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन प्रस्तुत करते हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर, भारत के जो वित्त मंत्री होंगे वो प्रस्तुत करेंगे। और अभी तो वित्त मंत्री आप सभी को पता है माननीय श्रीमती सीतारमण जी हैं अभी हमारी, तो उनको हम फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू बजट पेश किया जाता है। पहले जब 2 बजट होते थे तो रेल मिनिस्टर भी प्रेजेंट करते थे, बट 2016 से हमने देखा कि अब बजट मर्ज हो चुका है। फर्स्ट जो प्रस्तुत होता है उसको बजट भाषण कहते हैं, बजट स्पीच कहा जाता है इंग्लिश में। देन होता है जनरल डिस्कशन। जनरल डिस्कशन मतलब सामान्य चर्चा की जाती है बजट पर। कुछ दिनों के बाद शुरू होता है ये प्रेजेंटेशन के, और दोनों सदन में ये 3 to 4 days, 3 से 4 दिन तक ये चलता है। क्लियर है। देन हम थर्ड स्टेज की बात करें तो थर्ड स्टेज है डिपार्टमेंटल कमिटी स्टेज। डिपार्टमेंटल कमिटी स्टेज इसको बोलते हैं। डिपार्टमेंटल कमिटी स्टेज विभागीय समितियों द्वारा जांच। क्लियर है, विभागीय समितियों द्वारा जांच किया जाता है। जो 3 से 4 हफ्ते, 3 to 4 weeks तक क्या किया जाता है, इसे सदन की कार्यवाही स्थगित, ये डिस्कशन के बाद जो है वो डिसॉल्व नहीं, सदन की बैठक स्थगित हो जाती है। उसके बाद एडजर्न होने के बाद 3 से 4 हफ्ते तक ये कहाँ जाता है, डिपार्टमेंटल कमिटी स्टेज पर जाता है। और वहाँ पर इसकी क्या हो जाती है, बहुत ही विस्तार से चर्चा होती है। और इसमें लगभग 24 डिपार्टमेंटल कमिटीज़ आपको दिखेंगी। डिपार्टमेंटल कमिटीज़ जो इनके बजट पर क्लॉज बाय क्लॉज और बहुत डिटेल में क्या करती है, चर्चा करती है, उस पर विचार करती है और रिपोर्ट तैयार करती है, रिपोर्ट तैयार करेगी। देन फोर्थ स्टेज है डिमांड फॉर ग्रांट्स, वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, अनुदान की मांगों पर मतदान। तो विभागीय समिति जो ये रिपोर्ट बनाई, इन रिपोर्ट को लोकसभा में अनुदानों की मांग अब उस पर की जाती है, मतलब डिमांड करेंगे आप ग्रांट्स के लिए, मैंने अभी आपको बताया। फिर उसी पर क्या होता है, वोटिंग होता है। और ये जो वोटिंग होगा उसके बाद मान लीजिए वोटिंग हुआ, किसी डिमांड को रखे, उस पर वोट हुआ और वोटिंग में वो पास हो गया, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, उसे ग्रांट मान लिया जाता है और ग्रांट उसे फिर अप्रूव हो जाता है। तो मांग को अनुदान जो है वो बना दिया जाता है। ये जो प्रोसेस है फोर्थ, इसमें देखिए जो डिमांड होती है उस पर कटौती प्रस्ताव होता है, उस पर क्या करेंगे हम, कट मोशंस लगाए जाते हैं। तो कट मोशंस कैसे हो सकते हैं, इकोनॉमी कट मोशन, इसे हिंदी में नीति कटौती प्रस्ताव बोलते हैं। ये जो प्रस्ताव होता है ये अस्वीकृति मतलब उसे डिसएग्रीमेंट शो करता है और यह मांग को क्या करता है, रेखांकित करता है। इट अंडरलाइंस द डिमांड। और कहा जाता है कि जो ग्रांट है, जो ग्रांट अप्रूव किया गया है उसको किससे घटा दो, 1 रुपए से उसको उसमें कटौती की जाए, उसमें कमी की जाए, ये बोलता है इकोनॉमी कट। देन सेकंड होता है आर्थिक कटौती प्रस्ताव। आर्थिक कटौती प्रस्ताव, तो इस प्रस्ताव में क्या होता है कि राशि को एक स्पेसिफाइड, एक निश्चित अमाउंट से क्या करना पड़ता है, कटौती इसमें करनी पड़ती है। तीसरा होता है सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। इसमें कहा जाता है कि राशि को कितने रुपए से, 100 रुपए से कम कर दो, 100 रुपए उसमें कमी करा दो। तो
भाई जब तीनों कटौती प्रस्ताव के बारे में हमने पढ़ा, इकोनॉमी कट, देन द थ्री कट्स मोशन, यहाँ पर क्या है आपके मन में एक सवाल आएगा कि ये जरूरी क्यों है। मान लीजिए विपक्ष अगर इस पर कटौती प्रस्ताव लाता है और कटौती प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वो एक बजट का फेलियर माना जाता है, ठीक है। लेकिन बजट के फेलियर से जो सरकार है वो एक डिफीट मानती है, बट ऐसा कहीं नहीं होता कि मतलब बजट अगर पारित ना हो इस टाइप का, क्योंकि जनरली जो है सदन क्या रहता है, बहुमत का शासन रहता है। तो बहुमत होने के कारण सदन में बजट को पास करा लिया जाता है। 26 दिनों में मांग के मतदान के लिए आवंटित किए जाते हैं। ये जो डिमांड है, ये जो वोटिंग है, इसके लिए 26 डेज जो है वो किए जाते हैं। और लास्ट दिन क्या करता है, स्पीकर जो होते हैं वो सभी को क्या होता है, सदन के समक्ष रखते हैं। जिन पर चर्चा नहीं भी हुई उन्हें भी रखते हैं और उनका निपटान कर देते हैं। तो ऐसे जो लास्ट डे जो रिजोल्यूशंस हैं, लास्ट डे जो रिफॉर्म्स हैं या उनको हटा देना, एक साथ पारित करा देना, इसे कहा जाता है गिलोटिन। इसे क्या कहा जाता है, गिलोटिन। इस शब्द को याद रखें। गिलोटिन क्या होता है, अगर लास्ट डे हो गया है और बहुत सारे ऐसे जो चर्चा नहीं की गई है जिन पर मांगों पर, उन मांगों को भी एक साथ रख दिया जाता है, तो इसे गिलोटिन कहा जाता है और उसे भी पारित मान लिया जाएगा। देन पांचवा जो है, पांचवा जो स्टेज है वो है विनियोग विधेयक का पारित होना। विनियोग विधेयक, इसे भारत की संचित निधि के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया संचित निधि से अगर कंसोलिडेटेड फंड से कोई ट्रांजैक्शन करना है, कोई पैसा जो है, मनी जो है वो निकालना है, तो क्या लगेगा, उसके लिए बिल लगेगा, उसके लिए क्या लगेगा, विधेयक लगेगा। और इसे ही विनियोग विधेयक बोलते हैं। इस विधेयक पर दोनों सदन में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। नो अमेंडमेंट्स और कुछ अनुमानित व्यय की भी मांग रखी जाती है। मार्च के बाद जैसे ही हमारा अप्रैल ये लग जाएगा, तो अप्रैल में न्यू फाइनेंशियल ईयर हो जाता है, फाइनेंशियल ईयर लग जाएगा। तो फाइनेंशियल ईयर में मान लीजिए मई, जून, अप्रैल, ये 3 महीने तक क्या होती है, बजट की प्रक्रिया लगभग चलती रहती है, डिमांड वगैरह। तो मई तक के क्या होता है, हमारा टाइम जो है वो हो जाता है पास होते तक। तो भाई नया सरकार जो है, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मान लीजिए ये 2 महीने, और मार्च तक का तो अपने पास पैसा था, अप्रैल मई के लिए पैसा कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या किया जाता है, कुछ अमाउंट, लगभग 1/6 अमाउंट, ये 2 मंथ्स के लिए, 2 महीने एडवांस लिया जाता है, एडवांस फंड। और इसे ही लेखानुदान कहते हैं। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, लेखानुदान। तो ये होता है। और लास्ट जो स्टेज है, इस स्टेज के बाद कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो विनियोग विधेयक एक बार पारित हो गया, उसके बाद जो लास्ट है वो है बजट को पास कराना। तो अब इतने स्टेज के गुजरने के बाद जो है वो बजट का पास होता है। तो प्रभावी रूप से फिर अब मान लीजिए पूरा चीज़ तो सबको पता चल गई। अब जस्ट एक फॉर्मल क्या होती है, एक बजट पासिंग का ये स्टेज होता है और यहाँ पर इसे पास्ड एंड अप्रूव्ड मान लिया जाता है। इसके लिए टोटल क्या होता है कि हमें 75 दिनों का समय दिया गया है टू पास द बजट। मतलब बजट को पेश करने से लेकर के पारित करने तक के लिए लगभग 75 दिन का समय जो है वो आवंटित किया जाता है। तो ये था बजट का पास होना, बजट कैसे होता है और कौन कौन सी प्रक्रियाओं से गुजरता है। अब हम बात करेंगे समितियों की। तो समितियों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ हैं पार्लियामेंट की, उसको भी हम देख लेते हैं, बहुत संक्षेप में देखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहली होती है जो इम्पॉर्टेंट है वो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पीएसी इसे कहा जाता है, हिंदी में लोक लेखा समिति बोलते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत इसकी प्रावधान किया गया और 1921 में इसे पहली बार गठित किया गया था। इसमें 22 मेंबर्स होते हैं, 22 मेंबर्स वाली कमेटी होगी, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 जो है वो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं। कोई भी मिनिस्टर, कोई भी मंत्री इसका सदस्य
नहीं हो सकता, इसका कोई भी मिनिस्टर मेंबर नहीं होगा। और ये क्या करती है, ये लेखों की जांच करती है। केंद्र सरकार के जो जो भी खाते होते हैं, जो लेखे होते हैं, उनकी ये जांच करती है। और कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये इस कमेटी को क्या करता है, असिस्ट करते हैं कि वो लेखों की जांच में सहायता करें। ठीक है, तो यहाँ पर कमिटी क्या करेगी, कोई भी कमिटी बनती है वो रिकमेंडेशन करती है। क्या करती है, रिकमेंडेशन, सिफारिश। लेकिन सरकार के ऊपर है कि इनकी सिफारिश को, या सदन के ऊपर है कि इनकी सिफारिश को माने या ना माने। तो केवल ये क्या है, परामर्शदात्री है, ये बाध्यकारी नहीं है इनकी जो सिफारिश है। सेकंड जो कमेटी है इंपॉर्टेंट, वो है हमारी एस्टीमेट्स कमेटी। एस्टीमेट्स कमेटी, जिसे हम हिंदी में प्राक्कलन समिति बोलते हैं, 1950 में ये पहली बार गठित की गई थी। और जॉन मथाई, जो उस समय के क्या थे, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनकी सिफारिश पर उन्हें सुझाया था ये कि ये कमेटी ऐसी बननी चाहिए। और ये 30 सदस्यीय कमेटी होती है, 30 मेंबर्स की। और सभी के सभी क्या होते हैं, लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से कोई भी मेंबर इसमें नहीं होता। एंड अगेन, मिनिस्टर कोई भी इसका मेंबर नहीं होगा। ये जो रिपोर्ट है ये क्या करती है, अब भाई कमेटी का काम क्या है, तो कमेटी का काम है कि जो बजट में जो अनुमानों की जांच करती है, बजट एस्टीमेट्स, नाम ही एस्टीमेट्स है, बजट में जो जो एस्टीमेट्स रखे गए हैं उनकी ये जांच करती है। और पब्लिक फंड और पब्लिक एक्सपेंसेस, इन पर क्या करती है, ये जो मित व्ययिता का सुझाव देती है, मतलब कितना कम खर्च में कितना अच्छे से काम हो सके, इस पर ये क्या करेगी, अगेन कमेटी है, ये क्या करेगी, रिकमेंडेशन देगी। देन अगेन रिकमेंडेशन माने या ना माने, बाध्यकारी नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका कैग है, कैग जो हमको पीएससी में मिले हुए थे, यहाँ पर कैग भी नहीं होते। इनका जो एक्सपर्टीज है अकाउंट्स के लिए, वो यहाँ पर इनको नहीं मिलता। ये सारा चीज़ फ्लॉजेस हैं, आप इनको इतना मत सोचिए, बट जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देन थर्ड वन इज योर कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। पब्लिक अंडरटेकिंग्स, हिंदी में इसे बोलते हैं सार्वजनिक उपक्रम समिति। जितने भी हमारे भारत के सार्वजनिक उपक्रम हैं, जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, उनके जो अकाउंट्स हैं उनकी जांच करेगी ये कमेटी। और ये 1964 में मेनन समिति एक बनी थी, कृष्णा मेनन समिति, उनकी सिफारिश पर इसे बनाया गया। और ये भी क्या है, 22 मेंबर बॉडी है, जिसमें से 15 किसके होंगे, लोकसभा के, और 7 मेंबर जो होंगे वो राज्यसभा से होंगे। तो इसका और पीएससी का जो गठन है वो सेम होता है, 15:7 का जो रेशियो है। और ये भी क्या करेगी, कमेटी है, अगेन रिकमेंडेशन देगी, सुझाव देगी, सलाह देगी, सिफारिशें करेगी। तो इस तरह से हमने देखा कि बजट और कमिटीज जो इम्पोर्टेंट थी। तो हमारा जो पार्लियामेंट का जो सिलेबस था, या पार्लियामेंट के जितने भी टॉपिक्स थे, वो मैंने कंप्लीट कर दिया इन 3 लेक्चर्स में। और अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो मिसलेनियस टॉपिक्स होंगे, जो आपके किससे रिलेटेड होंगे, इंडियन पॉलिटी से। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।